हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से उनके फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार से हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अर्थ क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य और इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब काल होता है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? अनिश्चित भविष्य काल निकलेगा। ठीक है, क्या निकला इसका अर्थ? अनिश्चित भविष्य, अनिश्चित भविष्य काल। क्या निकलेगा इसका हिंदी अर्थ? अनिश्चित भविष्य काल निकलेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, पहचान उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा है फ्यूचर का जो पहचान होती है फ्यूचर की, वो ग होती है, ग। ठीक है, अर्थात ग का मतलब ये है कि जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उनके पीछे यदि ग, गा, गे, गी जो भी है, मात्रा का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है ग है तो फिर वो वाला वाक्य किसका होता है? फ्यूचर का होता है। लेकिन उसके अलावा इंडेफिनिट की पहचान ता, ते, ती, अब मैं अपन ने पहले भी देखा है वो इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो फिर पूरी पहचान क्या बनेगी इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट की? ता होगा, ती होगी, ते होंगी या, ठीक है, तो ये इसकी पहचान बनेगी। तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या फिर गा, गी, गे आदि आते हैं। देखो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उनके वाक्यों के अंत में, अंत का मतलब सबसे पीछे, लास्ट में, मैंने पहले कहा है कि हिंदी के वाक्यों की पहचान हमेशा पीछे की तरफ से होती है, अर्थात उनको पीछे की तरफ से देखा जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होना चाहिए? या तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे या फिर गा, गी, गे आदि होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे राधा कपड़े धोती होगी या फिर धोएगी। ठीक है, तो देखो राधा कपड़े धोती होगी या धोएगी। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं अपन दूसरा, श्याम किताब पढ़ता होगा या पढ़ेगा। श्याम किताब पढ़ता होगा या किताब पढ़ेगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखते हैं, तुम नदी में नहाते होंगे या नहाएंगे। ठीक है, ये लो। ठीक है, अपन ने क्या लिखा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या लिखी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा, गी, गे आदि होना चाहिए या आदि आते हैं। तो देखो अपन मैंने कहा है कि हिंदी के वाक्यों की पहचान हमेशा पीछे की तरफ से होती है। हमेशा कहाँ से होती है?
पीछे की तरफ से होती हैं, तो हिंदी के वाक्यों को हमेशा पीछे की तरफ से देखो। तो देखो पीछे क्या आ रहा है, गा गे गी, ठीक है। तो ये वाली पहचान तो अपन को मिल चुकी है, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर का है। इसके अलावा इधर देखो गी गा गे, ठीक है। इसका मतलब भी ये है कि वाक्य अपना श्योर फ्यूचर का है। लेकिन उसके आगे अपन चलते हैं, ती ता ते, ठीक है, मतलब इंडेफिनेट का है, ठीक है। ता ते ती किस में होता है, इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये निश्चित हो चुका है कि ये जो तीनों उदाहरण है ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के उदाहरण है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एचवी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एचवी जिसको अपन मानते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, कब कब उसका प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं। तो विद्यार्थी फ्यूचर इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर के चारों ही टेंस हो, चारों में ही विल या सेल का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस में अपन देखते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लग जाता है। परफेक्ट की बात करें तो विल सेल के साथ हेव लग जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल सेल हेव के साथ बीन लग जाता है। लेकिन इंडेफिनेट में सिर्फ विल या सेल का ही प्रयोग होता है। तो लिखते हैं इस बात को, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में एचवी विल या सेल का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है, इसमें विल या सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आगे लिखते हैं, जिसमें विल का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सेल का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विल का प्रयोग सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अपन विल का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन सेल का प्रयोग करते हैं। तो ये थे विद्यार्थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल या सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। तो मेन वर्ब क्या होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब, जिसको अपन एमवी के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो विद्यार्थियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन से फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं इसी बात को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अपन ने अभी जैसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा है, विल या सेल का प्रयोग अपन ने देखा है। तो विद्यार्थियों अब धीरे धीरे इंग्लिश में क्या हो चुका है, चेंजेस होने लगा है, इसलिए अब सेल को हटा करके टेंस में फ्यूचर में सिर्फ विल को रखा गया है। अब आप विल का प्रयोग अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में भी अपन विल का प्रयोग यदि करते हैं तो वो भी अब सही माना जाता है, ठीक है। लेकिन अपन पहले की जो इंग्लिश है उसके आधार पर देखते हैं।
तो विल या सेल का प्रयोग अपन करेंगे, ठीक है। जिसमें सिंगुलर के साथ अपन विल का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रकारों की तरफ। प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो काइंड्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रकार। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। तो अब देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेंस के सभी के चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के टेंस के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, फ्यूचर के 4 हैं, ठीक है। और उनके भी 4 होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार देखते हैं, अफर्मेटिव टेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा, नेगेटिव टेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा, इंटेरोगेटिव टेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। चौथा, इंट्रोनेगेटिव टेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंट्रोनेगेटिव को कहते हैं। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी विद्यार्थी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव टेंस, जिसको अपन सकारात्मक वाक्य, इसमें वाक्य पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है नेगेटिव टेंस, इसमें नॉट का प्रयोग और हिंदी में नहीं लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव टेंस, इसमें वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इंट्रोनेगेटिव, इसमें वाक्य कैसे शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन इसमें नोट का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं 4 प्रकार। अब अपन चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं। पहले भी बताया है कि इन चारों प्रकार के ही वो फॉर्मूले बनते हैं। ये जो 4 प्रकार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इन चारों प्रकार के ही वो चारों फॉर्मूले बनते हैं। और उन चारों फॉर्मूलों से ही अपन हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए बनाते हैं उन फॉर्मूलों को, जो क्या है, बना के देखते हैं इन चारों प्रकारों के फॉर्मूला। ठीक है, उन चारों के फॉर्मूले अपन बना के देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना के देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बनेगा अफर्मेटिव का फॉर्मूला? सब्जेक्ट विल या सेल, जो अपन को सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, तीसरे स्थान आ चुका है और नॉट का प्रयोग होगा, तो तीसरे स्थान पे नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया
जाता है। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव। अब अपन देखेंगे इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला कैसा बनेगा, उसमें भी वाक्य कैसे शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है, लेकिन उसमें नहीं का प्रयोग होने की वजह से फॉर्मूले में भी अपन को नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और विद्यार्थियों मैंने पहले कहा है कि नोट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पे करना है। तीसरे नंबर पे कैसे, ऐसे गिनना है 1 2 और प्लस तीसरे नंबर पे, जैसे देखो 1 2 और तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। हमेशा नोट तीसरे नंबर पे आपको लगाना है। तो देखते हैं इंट्रोनेगेटिव में वही वापिस विल या सेल वाक्य कैसे शुरू होता है। तो विल या सेल को अपन सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब तीसरा नंबर आ चुका है 1 2 और तीसरे नंबर पे नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। देखो विल या सेल सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये थे उन 4 प्रकारों के फॉर्मूले, और इन चारों प्रकारों से ही अपन उन अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला क्या था, राधा भोजन पकाती होगी या पकाएगी। ठीक है, ये अपना उदाहरण है, राधा भोजन पकाती होगी। इससे अपन को पता चल चुका है कि गी फ्यूचर की और ती इंडेफिनेट की, मतलब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें अपन देखो फॉर्मूले भी हैं, टेंस का पता भी चल चुका है, लेकिन अपन को इन सेंटेंस में हिंदी के जो उदाहरण हैं उनमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है, तभी अपन इन फॉर्मूलों के माध्यम से इनको बना सकते हैं। तो आइए पता करते हैं। चलो इसमें ये बताते हैं, बताओ कि इसमें खाना पकाने का काम कौन कर रही है, तो राधा कर रही है। तो राधा को अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, और कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। अब इसमें भोजन पकाने का काम कौन कर रही है, राधा कर रही है। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या काम कर रही है, पकाने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, पकाने का। तो ये पकाना क्या हो गया, अपनी मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया हो गई है। क्या काम कर रही है, वो पकाने का काम कर रही है। अब वो भोजन पकाए या अदर चीज पकाए, लेकिन कर वो पकाने का काम रही है। ठीक है, उसके बाद भोजन ये कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या होती है उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही अपन इनके फॉर्मूलों के माध्यम से उनका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले इसको बना के देखते हैं। तो अफर्मेटिव से बनाएंगे, तो अफर्मेटिव क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो। अब अपना सब्जेक्ट कौन है, राधा है, तो राधा की मीनिंग सबसे पहले लिखो, राधा। ठीक है, उसके बाद विल या सेल में से एक अपन को लगाना है। अभी किससे कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के आधार पे ही अपन विल या सेल को लगा सकते हैं। अब मैंने बताया है कि नाम जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो राधा विल। उसके बाद मेन वर्ब, अब अपने मेन वर्ब कौन सी है, पकाना। पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। ठीक है, कुक ये फर्स्ट फॉर्म है, कुक कुकड कुकड। ठीक है, तो कुक फर्स्ट फॉर्म है, तो अपन को कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर कुक, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना भोजन है। भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। ठीक है, तो राधा विल कुक फूड। ठीक है, ये अपन ने अफर्मेटिव से इस वाक्य का पोस्टमार्टम किया है। अब इसको नेगेटिव में करेंगे, तो नेगेटिव के फॉर्मूले पे चलते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखो। अब अपना सब्जेक्ट कौन है, राधा है, तो ये राधा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद विल या सेल। अब विल या सेल अपन को पता है कि राधा सिंगुलर है, तो विल का प्रयोग, तो ये विल का प्रयोग। तीसरे नंबर पे नोट है, तो ये नोट का प्रयोग कर दो। ठीक है, मेन वर्ब अपनी कुक है, कुक ऑब्जेक्ट अपना
फूड है, तो ये नेगेटिव से बन गया। ठीक है, उसके अलावा अब अपन आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में बाकी क्या है, क्या से शुरू होता है, क्या राधा भोजन पकाती होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विल या सेल को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। विल या सेल को कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो अपन को सब्जेक्ट अपना सिंगुलर था, तो इसमें से क्या लेंगे, विल लेंगे, तो ये लो विल। उसके बाद सब्जेक्ट अपनी राधा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब अपने कुक और ऑब्जेक्ट अपना फूड, ये फूड लिख दिया। ठीक है, कुक फूड, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, विल राधा कुक फूड, ये अपना इंट्रोगेटिव में से हो गया। अब अपन देखते हैं इंट्रोनेगेटिव में, इसमें वाक्य कैसे शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है, लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग होने की वजह से अपन को नोट का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, क्या राधा भोजन नहीं पकाती होगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या राधा भोजन नहीं पकाती होगी। तो देखो अब क्या है, तो उसको सब्जेक्ट से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो अपनी हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट अपना राधा, उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी कुक और ऑब्जेक्ट अपना फूड, ये फूड लिख दिया। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 4 फॉर्मूलों से अपन इन चारों प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। एक ही वाक्य के 4 वाक्य अपन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, चारों ही प्रकार के वाक्यों को अपन एक साथ बना सकते हैं। अपन चाहे तो इन चारों को अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए अपन ने चारों को एक साथ पढ़ा है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से इन फॉर्मूलों के माध्यम से अपन ने एक सेंटेंस, एक उदाहरण को अपन ने बनाया है। तो आज अपन ने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब कौन सी होती है, पहचान क्या होती है, किस प्रकार उनके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार उन फॉर्मूलों से वाक्यों को बनाया जाता है। अब आप बचे हुए जो पहचान के 2 वाक्य हैं उनको बना करके कमेंट करना है, और आज अपन के द्वारा जो पढ़े हुए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप इसको लाइक और कमेंट और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें।